Good afternoon, all of you. Today, progressing further in our discussion of physics first chapter electricity. जो कल हम लोगों ने सेशन एंड होने के दौरान पढ़ा था, उसमें जो चीज़ कुछ इम्पोर्टेंट कल हम लोगों ने पढ़ाई किया था, उसमें जो चीज़ कुछ इम्पोर्टेंट था उसको एक बार 2 मिनट रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे हम चैप्टर के आगे प्रोग्रेस करेंगे, है ना। तो जो कुछ इम्पोर्टेंट नंबर्स थे जो कल हम लोगों ने कल पढ़ा था, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला चीज क्या था? ये 9 × 10⁻⁹ न्यूटन्स। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन अगर यूनिट है तो ये जाहिर है कि ये क्वांटिटी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फोर्स कहाँ पे था? 9 × 10⁹ न्यूटन से फोर्स कहाँ लग रहा था? जब एक क्वांटिटी ऑफ चार्ज अपने के बराबर ही क्वांटिटी ऑफ चार्ज के ऊपर अगर 9 × 10⁹ न्यूटन ऑफ फोर्स एक्सर्ट करता है और उन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस अगर 1 मीटर होता है, देन वी कैन से दैट उन दोनों चार्ज के बीच में जो उन दोनों चार्जेस के बीच में जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो 1 कूलम ऑफ चार्ज है ना। दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज? when a charge exerts a force of 9 × 10⁻⁹ newtons of force, है ना, on an equal magnitude of charge placed at a distance of 1 meter, then we can say that the charge existing is equal to 1 कूलम। ये कल हमने पढ़ा था। तो एक ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है? ये नंबर एक क्वांटिटी ऑफ फोर्स है, ठीक है। दूसरा जो नंबर हम लोग पढ़े थे वो क्या था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। बोलेंगे ये क्या था सर? तो हमने कल बताया था कि न्यूक्लियस में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है ना, जो पार्टिकल्स होता है वो किस किस तरह का होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स होता है। जिसमें न्यूट्रॉन्स के बारे में कहा गया था कि दे आर न्यूट्रली चार्ज्ड, है ना। दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ चार्ज, दैट मींस दे आर नॉट पॉजिटिवली चार्ज एंड आल्सो दे आर नॉट नेगेटिवली चार्ज। तो उसी में कहा था पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, है ना, उनको कहते हैं प्रोटॉन्स, या प्रोटॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो दोनों ही चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज हो प्रोटॉन्स के ऊपर या नेगेटिव चार्ज हो न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रली चार्ज, है ना। तो जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैरिंग बाय ईच प्रोटॉन और ईच इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दिस। इतना कूलम ऑफ चार्ज होता है ना। इतना चार्ज होता है किसके ऊपर? ये क्वांटिटी, ये क्या है? दिस इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, है ना। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ओन्ड बाय ईच प्रोटॉन व्हेन इट इज पॉजिटिव एंड ईच इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज नेगेटिव। इतना चार्ज होता है किसके ऊपर? प्रोटॉन्स के ऊपर। और इतना ही चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अंतर बस ये है कि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और लास्ट में जहां पर डिस्कशन सेशन कल एंड हुआ था, वहां पे क्या था? 6.25 इंटू 10⁻18। अब बोलेंगे ये क्या है? ये ना फोर्स है ना चार्ज है, ये केवल नंबर्स है, ये गिनती है, ये काउंटिंग है। ये क्या है? काउंटिंग है, ठीक है। बोलेंगे सर ये किसका नंबर है? बोलेंगे दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स which together combine to which together combine and they that is equal to 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज इकट्ठा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की संख्या की जरूरत होती है वो इतना होता है। बात समझ में आया? तो बोलेंगे ये नंबर क्या है? ये जो है, these are the number of electrons contained in 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है? या इसको उल्टा करके देखें तो बोलेंगे कितना इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम ऑफ चार्ज अकुमुलेट कर सकता है? तो बोलेंगे इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के इक्वल टू 1 कूलम ऑफ चार्ज अकुमुलेट कर सकता है, या इतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिलकर के
1 कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज अकोमुलेट कर सकता है। तो ये हो गया फोर्स, ये हो गया चार्ज, और ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इनको आपस में मिंगल करने की जरूरत नहीं, आपस में मिक्स करने की जरूरत नहीं है। तीनों चीज जो है वो तीनों चीज 3 अलग अलग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और इनका अपना अपना यूजेस है। ठीक है, तो कल हमारा सेशन यहाँ पे एंड हुआ था। अब इसके आगे प्रोग्रेस करने के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इस चीज में आगे बढ़ने के पहले एक चीज जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना, उसको रिकॉल कर लेते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने 9th क्लास में, है ना, कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है और वो कहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि कोई भी तरह का सब्सटेंस हो उसका एटम होता है, कोई भी सब्सटेंस हो उसका एटम होता है ना, और एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है ना। तो जो क्लास 9th में पढ़ा था तो उसमें आपने ये चीज पढ़ा था कि मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है आउटर मोस्ट शेल में, है ना, वो हमेशा 4 या उससे कम होता है ना, और नॉन मेटल्स में जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो 4 या उससे ज्यादा होता है। ठीक है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बात कर रहे हैं वो तो हर एक एटम में होता होगा, हर एक सब्सटेंस के हर एक एटम में होता होगा। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रोल है वो क्या है, 2 तरीके से एडजस्ट होगा, है ना। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो सब्सटेंस के एटम में 2 तरीके से उसको आप रीड करें, 2 तरीके से रीड करेंगे। उसमें क्या होगा कि एक ऐसा एटम होगा जिसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को उस एटम का न्यूक्लियस बहुत क्लोजली पैक किए हो, मतलब हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़ के रखा होगा, है ना। और दूसरा एटम कुछ सब्सटेंसेस का ऐसा होगा जिनके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को जो न्यूक्लियस है वो लूजली या कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड करके रखता है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो दोनों में ही, हर एक तरह के सब्सटेंस में, मेटल्स में भी है, नॉन मेटल्स में भी है। ठीक है, तो मेटल्स में जो आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होता है, दे आर होल्ड बाय वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड इन नॉन मेटल्स the electrons present in the outermost shell of the atom, they are tightly packed by strong force of attraction by the nucleus of that atom। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो लूजली होल्डेड है ना, दे हैव गॉट द फ्रीडम दैट दे कैन मूव फ्रॉम वन शेल टू अनदर शेल और फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, क्योंकि वो लूजली होल्डेड है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रोका गया है उसको, तो उसके पास एबिलिटी है कि वो एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो सकता है ना। इसीलिए तो आपको याद होगा कि हमेशा जो मेटल्स है दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बाय नेचर, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एंड नॉन मेटल्स दे आर एक्सेप्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव बाय नेचर। यही पढ़ा था आपने 9th क्लास में, है ना। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि सब्सटेंसेस जो है वो 2 कैटेगरी में कैटेगराइज हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक ऐसा होगा एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूजली होल्ड किए हुए है, एक ऐसा एटम होगा जिसके न्यूक्लियस के द्वारा आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को जो है लूजली होल्ड किया जाएगा, और एक ऐसा ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस होगा जिसमें आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड किया जाएगा। तो जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड किया जाएगा उसके पास एबिलिटी है कि वो एक एटम से दूसरे एटम में मूव कर सकता है, बट जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड किया हुआ है उसके पास ये ऑप्शन नहीं है, दे कैन नॉट लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, तो इसी बेसिस पर जो है करंट में सब्सटेंसेस को 2 कैटेगरी में इसको पैरामीटर मान करके कि इलेक्ट्रॉन्स लूज हो सकता है, फ्री हो सकता है, मूव कर सकता है, या स्ट्रांगली होल्डेड होगा तो मूव नहीं कर सकता है। तो इस पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस को 2 कैटेगरी में बांटा गया। वन इज कॉल्ड कंडक्टर एंड अनदर इज कॉल्ड इंसुलेटर, है ना। इसके पास
फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर्स हैव गॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट इंसुलेटर्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही आसान है। जब कैटेगराइज करना है इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस को कि क्या किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मूवमेंट के लिए और क्या किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है मूव करने के लिए, तो जिस इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ताकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो सकता है, या इसके ऑपोजिट, इसके कॉन्ट्ररी कुछ ऐसा इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस भी होगा जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, या उसके आउटर मोशन में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर नॉट फ्री टू मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। On that basis, the electrical substances are categorized into two categories. One is called conductor and another one is called insulator. ठीक है, तो बोलेंगे सर इस ये कंडक्टर और इंसुलेटर्स का बेनिफिट क्या, क्या फायदा है जान करके कौन सा सब्सटेंस कंडक्टर है, कौन सा सब्सटेंस इंसुलेटर है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स, दे आर चार्ज पार्टिकल, दे आर चार्ज पार्टिकल। तो बेसिकली अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो देन वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ज, द मोशन ऑफ चार्ज। क्या चार्ज एक एटम से दूसरे एटम में मूव कर सकता है? क्या एक चार्ज एक एटम से दूसरे एटम में मूव नहीं कर सकता है? तो वैसा इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस जिसमें एटम्स में से एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज को फ्लो करने का एबिलिटी है, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स, है ना। एंड दोज सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ देयर इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज or they do not allow to move charge from one atom to another atom, then those substances are called insulators. बात समझ में आ गया? वेरी क्लियर, बहुत ही आसान है ना, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। बात का शुरुआत कहाँ से हुआ था कि कोई सब्सटेंसेस है, सब्सटेंसेस में दो कैटेगरी बनाना है कि कौन इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ कर रहा है एक एटम से दूसरे एटम में मूव करने के लिए और कौन अलाउ नहीं कर रहा है। तो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपने एक एटम से दूसरे एटम में अलाउ कर रहा है मूव करने के लिए, वो एक्चुअली में चार्ज को भी तो अलाउ कर रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? वो चार्ज है ना, चार्ज पार्टिकल है ना। तो अगर चार्ज पार्टिकल कहें या चार्ज कहें एक ही बात है, या इलेक्ट्रॉन्स कहें एक ही बात है ना। तो जब चार्ज को एक एटम से दूसरे एटम में मूव करने के लिए अलाउड है तो उस तरीके के सब्सटेंस को कहते हैं कंडक्टर्स। और वो ऐसा सब्सटेंस, वैसा इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस जिसमें चार्ज को या इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम से दूसरे एटम में मूव करने के लिए अलाउड नहीं है, उसको कहते हैं इंसुलेटर्स। बोलेंगे सर ये अलाउ होना या ना होना ये कैसे पता चलेगा? तो बोले इनिशियली शुरुआत में ही बोले हैं, जब ये टॉपिक शुरू किए हैं तभी बोले हैं कि जो सब्सटेंसेस अपने इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करता है एक एटम से दूसरे एटम में मूव करने के लिए, उसके पास जो न्यूक्लियस है इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है कि आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन्स को वो होल्ड स्ट्रांगली होल्ड करके रख सके। बट ऑन कॉन्ट्ररी वैसे सब्सटेंसेस जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम से दूसरे एटम में मूव करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, उनके पास इतना स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि वो अपने आउटर मोशन में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड करके रखते हैं। दैट इज व्हाई दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम वन एटम टू another atom. On that basis, the electrical substances are categorized into two categories. One is called conductor, another one is called insulator. On basic knowledge, you can see that metals are conductors and non-metals are insulators. Clear? Metals are good conductor of electricity and non-metals are bad conductor of electricity or poor conductor of electricity. ये आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा properties of substances में, है ना। तो जो गुड कंडक्टर है वो कहते हैं दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स विच अलाउज द चार्ज और करंट टू फ्लो थ्रू देम, एंड दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम और विच डू नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू देम, देन दोज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ठीक है, यहाँ पर आपका ये टॉपिक जो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ये खत्म होता है।
है ना, या एंड होता है। यहाँ पर हमको कुछ एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए कि कौन से सब्सटेंसेस कंडक्टर्स हैं, कौन सा सब्सटेंस इंसुलेटर है। आपके बुक में भी कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है, हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं या बता दे रहे हैं। हाँ, जितने भी मेटल्स हैं, ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, है ना। दिस इज डिफरेंट स्टोरी कि किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, किसकी कंडक्टिविटी कम है ना। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर इज कंसिडर्ड एज गुड कंडक्टर, दैट मीन्स इट डजेंट मीन दैट आयरन इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। आयरन भी गुड कंडक्टर है, कॉपर भी गुड कंडक्टर है, एल्यूमिनियम भी गुड कंडक्टर, ये अलग बात है। द बेस्ट कंडक्टर टू बी नोन इज एल्यूमिनियम, और सॉरी सिल्वर, सिल्वर, है ना। तो उसको जो है बेस्ट कंडक्टर माना जाता है ना। बट इसका मतलब ये नहीं कि आयरन गुड कंडक्टर नहीं है या जिंक गुड कंडक्टर नहीं है। ये भी मेटल्स है, दे आर आल्सो गुड कंडक्टर, बट दे हैव लेस कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू कॉपर एंड सिल्वर, ठीक है। इंसुलेटर्स बहुत सारे, जितना भी आप नॉन मेटल्स को जानते हैं, प्लास्टिक हो, वुड हो, या कोई भी जितना भी दूसरा नॉन मेटल्स है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये सब जो है नॉन मेटल्स, दे आर considered as non-metals and they are also called considered as insulators। जैसे आपके बुक में देखिए एक फिगर बना हुआ है, उसमें जो 3 वायर्स है, एक वायर में से 3 वायर निकल रहा है ना, और लिखा हुआ होगा वहां पर, ऐसा करके बनाया हुआ है ना, ऐसा करके बनाया हुआ है, और इसमें से 3 वायर निकला हुआ है ऐसा, है ना। और ये जो वायर है, ये सब जो है वो प्लास्टिक कोटिंग से कवर किया हुआ है। क्यों? प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ electricity, that means they are insulator, it will not allow current to move to come out from the metal that is inside the wire, है ना। जो तार के अंदर, वायर के अंदर जो कॉपर वायर है, वो तो कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, वो उसके अंदर से करंट फ्लो कर सकता है। तो क्योंकि वो करंट डायरेक्ट पर्सन के कांटेक्ट में ना आए, या यूजर या अप्लायंस के कांटेक्ट में ना आए, ताकि किसी को करंट का झटका ना लगे, है ना, या किसी को बिजली का झटका ना लगे, इसलिए क्या होता है कि वैसे जितने भी डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, जहाँ पे करंट जो है फ्लो करता है, उनके आउटर मोस्ट कवरिंग को जो है वो इंसुलेटर से कवर कर दिया जाता है, ताकि डायरेक्ट पर्सन या कोई भी ऐसा चीज जो है वो अंदर फ्लो करने वाले करंट के कांटेक्ट में ना आए, बिकॉज इट कैन बी फेटल और हजार्डस, है ना। वैसे ही आपने घर में देखा होगा जो 3 पिन प्लग वगैरह होता है, जो जिसको हम लोग स्विच बोर्ड में लगाते हैं, मोबाइल चार्जर हो या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, उसमें जो प्लग होता है जिसको हम लोग इसमें लगाते हैं, आपको स्विच बोर्ड में लगाते हैं, 3 पिन प्लग में लगाते हैं, उसमें देखा होगा जो होल्डिंग पोर्शन होता है वो बना हुआ होता है प्लास्टिक का, बिकॉज प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर। जब हम उसको हाथ से होल्ड करेंगे तो उस प्लग के अंदर फ्लो करने वाला जो करंट होगा वो हमारे हाथ के कांटेक्ट में नहीं आएगा, बिकॉज उस कंडक्टिंग वायर और हमारे हैंड के बीच में जो है वो प्लास्टिक इज एक्टिंग एज एन इंसुलेटर, एंड इट इज नॉट अलाउिंग करंट टू कम आउटसाइड द डिवाइस, डिवाइस से बाहर आने से रोक रहा है, और हमारे डायरेक्ट संपर्क में आने से, करंट के डायरेक्ट संपर्क में आने से रोक रहा है, ठीक है। तो उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है वो देखिएगा प्लास्टिक का बना होता है, और उसी के अंदर में से 3 ऐसे प्लग, 3 प्लग ऐसा 3 प्लग निकल रहा होता है, जिसको हम लोग स्विच बोर्ड में इंसर्ट करते हैं। तो जो 3 प्लग निकल रहा होता है, 3 पिन रहता है, 3 पिन रहता है, वो मेटल का बना हुआ होता है, वो मेटल का बना होता है। क्यों? वो मेटल का क्यों बनाया गया? बिकॉज वो जब स्विच पिन में अंदर जाएगा, वो जब अंदर इंसर्ट होगा वो, तो वो अंदर के फ्लो करने वाले करंट को कंडक्ट कर पाएगा और वायर के थ्रू अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइस तक पहुंचा पाएगा, है ना। तो बात समझ में आ गया कि जो 3 पिन प्लग होता है उसमें आउटरमोस्ट कवरिंग प्लास्टिक का क्यों बनाया गया, ताकि वो इंसुलेटर है, प्लास्टिक इंसुलेटर है, और जो यूजिंग पर्सन है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इनकमिंग वो रोकता है पर्सन को डायरेक्ट करंट के कॉन्टैक्ट में आने से, है ना। बट वो जो 3 पिन होता है, जो 3 पिन होता है, उसको मेटल का क्यों बनाया गया? क्योंकि उसका काम क्या है, उसको स्विच बोर्ड के अंदर से करंट को लेकर कंडक्ट करके वायर के थ्रू, जो प्लग होता है उसके साथ वायर जुड़ा हुआ होता है, वायर अंदर, उसके अंदर कॉपर वायर है या जो भी जिस भी मेटल का वायर हो, उस वायर के थ्रू उस करंट को ले जाकर इलेक्ट्रिकल डिवाइस तक पहुंचाना, जिस डिवाइस का वो वायर है वहां तक पहुंचाता है, ताकि वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस वर्क कर सके, है ना। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का। आगे इससे जो पढ़ना है टॉपिक वो है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अभी जस्ट इस बोर्ड को इरेज करके आगे हम सेशन शुरू कर रहे हैं, इसी वीडियो में कंटिन्यू होगा। यू कैन टेक अ ब्रेक।